ओके, इस सवाल को करना है और इस सवाल को करने के लिए हम कुछ थ्योरी समझेंगे। मान लो आपके पास स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। हमें कन्वर्ट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से मॉडुलस निकालेंगे और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप। तो मॉडुलस इसकी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो मॉडुलस वैल्यू है इसी को बोलते हैं आर। इसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने निकाल लिया, क्लियर है? ओके, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हाइपोथेटिकली हमें आया अल्फ़ा या थीटा, कुछ भी हम ले सकते हैं, बीटा गामा कुछ भी। तो मान लेते हैं मैं फाई ले लेता हूँ, हमें आ गया फाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो जो पोलर फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो हो जाएगी z इक्वल टू आर, बाहर रहेगी यहाँ कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो हो जाएगी e रेज टू आई आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और यहाँ आगे में r हो जाएगा यानी मॉडुलस ऑफ z। तो समझ गए होंगे, बस ये करना है। तो हमारे पास ये सवाल है, सवाल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस सवाल को टैकल करने के लिए पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर मॉडुलस निकालेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट z इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आप लोग अगर ऐसे लिख दो 1 प्लस 7i और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी माइनस 4i प्लस बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर क्या होगा? -1, है ना? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगी डिनोमिनेटर की? 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i की कॉन्जुगेट 3 प्लस 4i, और ऊपर में भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 से 4i को मल्टीप्लाई करेंगे 4i आ जाएगा, 7i से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21i आ जाएगा, और 7i से 4i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28i स्क्वायर आएगा, यानी -28, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इतनी हो जाएगी। तो -28 प्लस 3 -25 प्लस 25 आई हो गई, और नीचे हो गया 25। अब दोनों को सेग्रीगेट करेंगे, यानी -25/25 प्लस 25/25 आई। तो ये बन क्या गया? -1 प्लस 1i, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस आई। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया है ना? ओके, मैं यहाँ आपको ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही लिखोगे बिना ये लाइन ड्रॉ किए हुए। तो हमें यहाँ जो z मिला है वो क्या मिला है? -1 प्लस आई। तो मॉडुलस ऑफ z जो हो जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1
यानी √2 हो जाएगी। तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड कितनी मिल गई? √2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो जो ये हमारा थीटा है वो क्या होता है? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय x। और y देखो कितना है 1 और x कितना है -1। तो ये हो गया tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर y1 और यहाँ -1। तो बेसिकली हो गया tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर -1 यानी tan इनवर्स 1, क्योंकि मॉडुलस में कुछ भी डालो तो वो क्या आती है? वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो थीटा जो हमें मिल गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4। ओके, tan π/4 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/4। तो थीटा हमें आ गई π/4। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, देखो कौन सी क्वाड्रेंट में है। ओके, x की जो वैल्यू है वो -1 है, यानी x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब किधर जाएगी? और y की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू 0 से कम इस साइड आएगी, लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड। और y की वैल्यू 0 से ज़्यादा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z डेट इज़ फाई जो हो जाएगी, वो इक्वल टू क्या होती है? पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/4। तो ये हो गई 3π/4, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाई कितनी आ गई? 3π/4। मॉडुलस ऑफ z यानी r, मॉडुलस ऑफ z को क्या बोलते हैं? r मिल गई हमें यहाँ पे, ठीक है, ये r मिल गई और ये हमें फाई मिल गई। अब यहाँ पुट करेंगे तो पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल जाएगा हमें आंसर। तो क्या हो जाएगा? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट छोटा सा स्पेस है। तो पोलर फॉर्म में हमारा आंसर हो जाएगा r कितनी है? √2 ब्रैकेट cos फाई, यानी cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये हो गया पोलर फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? r, यानी √2 e⁻⁻i इंटू फाई, यानी 3π/4। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखो ये जो सवाल है, ये सवाल पोलर फॉर्म में दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो काफ़ी इजी होती है। ओके, यहाँ ऑलरेडी हमें r पता है, तो r हम डालेंगे √2 e⁻⁻i फाई हमारे पास कितना है? 7π/4। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमें करना किस में है? हमें करना है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अभी क्या हो जाएगी? पहले हम इसको लिख देते हैं जो सवाल है उसको, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 7π/4 क्या होता है और sin π/4 cos 7π/4 क्या होगा और sin 7π/4 क्या होगा। ओके, तो चलो पहले हम ढूंढेंगे 7π/4 किस क्वाड्रेंट में आती है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होती है वो 0 से π/2 होती है ना, ये है π/2, क्लियर हो गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होती है वो π/2 से पाई के बीच में होती है, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगी वो पाई प्लस π/2 यानी 2π/3, सॉरी पाई प्लस π/2, ओके, यानी 3π/2। और अगेन यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी? 2π। तो 7π/4 जो है ना, वो कहाँ बिलोंग करता है, किस क्वाड्रेंट में, वो चेक करना है। देखो ओके, तो 7π/4 अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें या मिक्स फ्रैक्शंस में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, ओके, और 7/4 को हम लिख रहे हैं, और 1
प्लस 3/4 पाई। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा पाई प्लस 3π/4। ओके, क्लियर हो? तो यहाँ है पाई और ये हो गई 3π/2, यानी इन दोनों के बीच में होगी कहीं पे। क्लियर? तो पाई प्लस 3π/4, इस क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव होता है। रिमेंबर, इस क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 7π/4 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस 3π/4, और यही बन जाएगी माइनस कॉस 3π/4। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/4। क्लियर? तो ये हो गया √2, इसको हम लिखेंगे कॉस माइनस कॉस 3π/4 प्लस आई, और यह हो जाएगा माइनस साइन 3π/4। माइनस दोनों में तो बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस √2 कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। अब 3π/4 किस क्वाड्रेंट में है? 3π/4 जो है वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉस जो होती है वो नेगेटिव होती है। ओके, फिर से मैं बता दूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉस जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो 3π/4 को हम लोग बोल सकते हैं पाई माइनस π/4। ओके, तो यहाँ लिखेंगे माइनस √2 कॉस पाई माइनस π/4 प्लस आई साइन पाई माइनस π/4। ओके, ये हो गया माइनस √2। ओके, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। ओके, ये सब रफ वर्क था। अब आ गया माइनस √2 ब्रैकेट माइनस कॉस π/4 मतलब -1/√2 प्लस साइन आई साइन π/4 यानी 1/√2। तो माइनस √2 और यहाँ हो जाएगा -1 यानी प्लस √2/√2 प्लस माइनस √2/√2 आई। तो ये हो गया 1 कैंसिल होके, यहाँ हो जाएगा प्लस -1 इंटू आई, तो 1 माइनस आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इतनी हो जाएगी। ओके, तो हो गया। इसी सवाल को हम डिफरेंट अप्रोच, ज़्यादा इजी अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं और आंसर सेम आएगा। देखो हमारा सवाल क्या था, एक सेकेंड, हाँ, z इक्वल टू √2 cos 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। ओके, तो √2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं cos 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4, और आई साइन 7π/4 को भी 2π माइनस π/4। ओके, अभी देखो 2π यहाँ है, माइनस पॉजिटिव होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज। मतलब किस क्वाड्रेंट में अब आ गई है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 cos π/4 प्लस आई माइनस साइन π/4।
ओके, तो √2 यहाँ कॉस π/4 क्या हो जाएगी 1/√2 माइनस साइन π/4 -1/√2, तो ये हो जाएगा -i/√2। √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होके 1, ये भी 1 - i। सेम आंसर आया, थोड़ा ज़्यादा आसानी के साथ। ओके, ओके, अब इस सवाल को देखते हैं। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कन्वर्ट करके हमें पोलर फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में लिखना काफ़ी इजी है। देखो यहाँ पे हमें r की वैल्यू नहीं पता है, करेक्ट। अब r की वैल्यू नहीं पता है तो हम 1 ले लेंगे। क्लियर हो, कुछ नहीं है उसका मतलब क्या है 1, तो r क्या हो गया हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रैकेट cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6। तो हमारा जो z हो गया वो इतना इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है या डायरेक्ट आंसर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, cos 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। कैसे, देखो ये पोलर फॉर्म में आ गया। cos 5 π/6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 प्लस i साइन पाई माइनस π/6। अब क्वाड्रेंट चेक करो, ये 0, ये पाई माइनस π/6 यानी क्लॉकवाइज जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। माइनस कॉस π/6 क्या होगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा आई साइन 30 डिग्री हाफ, तो आंसर हो गया -√3/2 प्लस i/2, यही हो गया आंसर। ओके, देखो इस सवाल को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ओके, यहाँ हो जाएगी cos π/3 माइनस आई साइन π/3। अब ऊपर देखो ये i-1 है, cos π/3 जो होता है कितना होता है 60 डिग्री, यानी ये हाफ हो गया, माइनस आई और साइन π/3 भी होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2, और नीचे जो है वो हो जाएगा cos स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 होती है, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले लिखेंगे i-1 इंटू हाफ माइनस √3/2 i। ओके, अब मल्टीप्लाई करके ले आएंगे स्टैंडर्ड, आई से हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ आई हो जाएगी, आई से माइनस √3/2 को करेंगे तो ये हो जाएगा √32i² यानी प्लस, ये हो जाएगा प्लस √3/2। क्लियर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -½ और ये हो जाएगा प्लस √3/2i। ओके, तो हमारा √3/2 -1/2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा i कॉमन ले लेंगे तो अगेन √3/2 प्लस 1/2। ये हो गया है हमारा वैल्यू। ओके।
हाँ, तो अब हमें देखना है ये ओके। अब हमें क्या करना है, हमें मॉडुलस निकालनी है इसकी, है ना। मॉडुलस निकालने के बाद ही हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो मॉडुलस निकालना काफ़ी आसान है। मॉडुलस आर या मॉडुलस ऑफ जेड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या हो, अंडर रूट इसका पूरा स्क्वायर प्लस इसका पूरा स्क्वायर। तो इस लिख ही देते हैं, √3/2 माइनस हाफ का पूरा स्क्वायर प्लस √3/2 प्लस हाफ का पूरा स्क्वायर। तो ये कितनी हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3/4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 2ab माइनस 2√3/4 प्लस ए स्क्वायर यानी 3/4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 2ab यानी 2√3/4। तो ये पूरी और ये पूरी हो गई कैंसिल। यहाँ हो गई 4/4 यानी 1 प्लस 1, ये 4 1 और ये 1 यानी हो गई √2। आर की जो वैल्यू हमें मिल गई है वो हम मिल गई है √2। अब हमें चाहिए एंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y/x मॉडुलस के अंदर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y कितनी है, √3/2 प्लस 1/2 अपॉन √3/2 माइनस 1/2। तो ये हो गई tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 मॉडुलस के अंदर। ओके, तो अगेन tan इनवर्स हम √3 माइनस √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ हो गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कि ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है, ये वैल्यू देखो आप पॉजिटिव में आ रही है। करेक्ट, यानी यहाँ x जो है वो भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो एंगल हमारी इतनी ही रह जाएगी। क्लियर हो, ये tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, z इक्वल टू r यानी √2 cos tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, प्लस i साइन tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। एंगल चेक करना 75 15 कुछ इस तरह से होगा, वो आपको मिल जाएगी।